बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इससे पहले आप इस कहानी की 178 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 179 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस तरफ से पिकअप जंगल में दाखिल हुई और वो मुश्किल एक फरलांग का फासला तय करने के बाद रुक गई, क्योंकि आगे दरख्त भी गुंजान थे और रास्ता भी नहायत नाहमवार था। वो पहाड़ी इलाका सा मालूम होता था जिसे जंगल ने ढांप रखा था। जगह जगह मिट्टी के बड़े बड़े तोते नजर आ रहे थे। नौजवान ने इंजन का स्विच ऑफ करते हुए कहा, यहाँ से हमें पैदल आगे चलना पड़ेगा। उसने पिकअप दरख्तों के झुंड में एक ऐसे मकाम पर रोकी थी जहाँ वो तकरीबन गैरेज ही की तरह महफूज थी। हम गाड़ी से उतर आए और तीनों ने अपने मशीन पिस्टल निकाल लिए। नौजवान ने बड़ी एहतियात से गाड़ी के शीशे चढ़ाकर उसे मकफिल किया और हम उन दोनों की रहनुमाई में आगे बढ़ने लगे। जंगल में बला का सन्नाटा था। यहाँ के परिंदे भी बड़े पुरअमन महसूस होते थे। कहीं से उनकी चूं चां भी सुनाई नहीं दे रही थी। हमारे जूतों तले खुश्क पत्ते या टूटी टहनियां चिड़चिड़ाती थी तो उनकी आवाज़ भी बुलंद मालूम होती थी। गो कि हम बहुत तेजी से दाएं बाएं मुड़ते जा रहे थे, लेकिन मैं रास्ता ज़हन नशीन करने की कोशिश कर रहा था। हम उन दोनों कबाइलियों की तरफ से पूरी तरह मुतमिन तो नहीं थे, लेकिन हम किसी किस्म की धोखाबाजी या अचानक कुछ लोगों का सामना करने के लिए तैयार थे। उन दोनों के बारे में हमें एक बात खासी तसल्ली बख्श लगी थी कि उन्होंने किसी भी बहाने से हमें गैर मुसल्लह करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही हमारी हथियारों पर कोई खास तवज्जो दी थी। खुद उन्होंने अभी तक कोई गन वगैरह नहीं निकाली थी। उनके अंदाज़ो इतवार तो दोस्तों वाले ही थे। हम तीनों उनके पीछे पीछे शाना बशाना चल रहे थे और बैक वक्त चारों तरफ नजर रखने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान एक तरफ से एक शख्स एक तगड़े से गधे को हाँकता हुआ आता दिखाई दिया। वो गधा क्या तकरीबन घोड़ा ही था। उस पर लंबी सी एक बोरी लदी हुई थी। कैथरीन ने उसे निशाने पर ले लिया था, लेकिन वो गोया दुनिया से बेनियाज टक टक करता एक टेढ़ी मेढ़ी छुरी से अपने गधे को हाँकता चला जा रहा था। वो कोई मफलूकुल हाल सा तुर्क दहकान मालूम होता था। उसकी ठोड़ी पर मुख्तसर सी दाढ़ी थी, चेहरा पसीने और मिट्टी में लिथरा हुआ था। सर पर मुख्तसर सी पगड़ी थी, अरबों जैसा उसका ढीला ढाला लिबादा भी मैला और मिट्टी में लिथरा हुआ था। बेहंगम से जूते खासी शिकस्ता हालत में थे। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन कमर शायद अफलास के बोझ से झुकी हुई थी। वो हमारे दाएं तरफ से दरख्तों के दरमियान से नमूदार हुआ था और कुछ फासले पर रहते हुए दरख्तों के दरमियान जिग जैग के से अंदाज में उस तरफ जा रहा था जिधर हम जा रहे थे। उसने सिर्फ एक बार मुतजस्सिस सी नजरों से हमारी तरफ देखा, लेकिन दूसरे इलम में दोबारा मुंह फेर कर उस तरह अपने गधे के पीछे लंगड़ाता हुआ चलने लगा जैसे उसे दुनिया की किसी चीज से कोई दिलचस्पी ना हो। कदरे अजीब बात यह थी कि उसका गधा आगे आगे चल रहा था और वह उसके पीछे था। शायद गधा उसकी रहनुमाई कर रहा था। ये कुछ ऐसी हैरत की बात भी नहीं थी। इस दुनिया में बहुत से गधों ने बेशुमार इंसानों की रहनुमाई का फरीजा संभाला हुआ है, लेकिन यह गधा 4 टांगों वाला था। महसूस यही होता था कि वह अपने पीछे आने वाले को मंजिल तक पहुंचा ही देगा, क्योंकि वह रास्ते से वाकिफ मालूम होता था। वह गर्दन झुकाए दानिशवराना खामोशी और संजीदगी से चला जा रहा था। वो दुनिया से बेनियाज मालूम होता था। हमारी रहनुमाई करने वाले कबाइलियों ने शायद महसूस कर लिया था कि हम गधे वाले की तरफ से तशवीश में मुब्तला हो चुके हैं और उलझन से उसकी तरफ देखे जा रहे हैं। कैथरीन के पिस्टल का रुख तो बदस्तूर उसी की तरफ था। अधेड़ उम्र कबाइली चलते चलते ही हमारी तरफ मुड़ते हुए बोला, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। ये एक नीम पागल सा आदमी है, जंगल ही में एक झोंपड़ी में रहता है, बिल्कुल बेजरत सा शख्स है। कैथरीन ने मशीन पिस्टल का रुख जमीन की तरफ कर लिया था, लेकिन हम अब भी चारों तरफ देखते हुए चल रहे थे। हमें नहीं मालूम था कि यही हमारी गलती थी। हम हर तरफ देख रहे थे सवाए उस तरफ की जिधर देखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, यानी नीचे की तरफ। हम दरख्तों की घनी शाखों तक का जायजा लेते जा रहे थे, लेकिन हमने जमीन की तरफ देखना ज्यादा जरूरी नहीं समझा था। अगर देखा भी था तो रास्ते में ज्यादातर हमें खुश्क पत्ते, टूटी हुई छोटी मोटी टहनियां और घास फूस में और कुछ नजर नहीं आया था। वहां भी हमें अपने जूतों तले उन्हीं चीजों की मौजूदगी का एहसास हुआ था जहां हम अचानक ही गोया गड़प से नीचे चले गए। एक लम्हे के लिए तो मैं बदहवास सा हो गया और फौरी तौर पर मेरी समझ में ना आया कि हमारे साथ हुआ क्या था। बहुत ही जोरदार सा झटका लगा था और हम यकदम ही अंधेरे में उतर गए थे। फिर मुझे अपने ऊपर कैथरीन के लतीफ वजूद का एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त वो भी खासी फसनी लग रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे नीचे कोई करा रहा था। वो चार्ल्स था जो मेरे नीचे दब गया था। मैंने उस पर से हटने की कोशिश की। इस दौरान कैथरीन का वजन खुद ब खुद मुझ पर से हट गया। तब मैंने देखा कि वहां इतना भी अंधेरा नहीं था जितना मुझे फौरी तौर पर महसूस हुआ था। बात सिर्फ इतनी थी कि हम चलते चलते अचानक ही कुएं से मुशाबा एक गड्ढे में आन गिरे थे। वो काफी गहरा गड्ढा था, लेकिन उसका कुतर या गुदाई ज्यादा नहीं थी। यकीनन जंगल की बेहतर जमीन की तरह खुश्क पत्तों और घास फूस से ढांपा गया था। अगर हम जमीन की तरफ देख रहे होते तो शायद तब भी समझ न पाते कि हमारे पांव किसी गड्ढे में पड़ने वाले थे। ये बड़ी पुरानी टेक्निक थी, पुराने शिकारियों का हरबा था जो वो खतरनाक दरिंदों को शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बाज पुराने हरबे नए दौर में कती गैर मुतवक्का लगते हैं, शायद इसीलिए कामयाब हो जाते हैं। हैरत की बात यह थी कि हमारे आगे आगे चलते हुए दोनों कबाइली उस गड्ढे में नहीं गिरे थे।
लेकिन जरा सोचने पर महसूस किया जा सकता था कि उसमें कोई ऐसी हैरत की बात भी नहीं थी। वो यकीनन उस गड्ढे की मौजूदगी से बाखबर थे और उससे बचकर गुजरे थे। रास्ता तंग ही था। हमने अगर उन्हें थोड़ा बहुत इधर उधर होते देखा भी था तो उससे यकीनन कोई खतरा महसूस नहीं किया था। हमारे हवास बहाल हुए तो हम उठ खड़े हुए। हम तीनों के खड़े होने के बाद गड्ढे में हमारे इर्द गिर्द जगह कम ही बची थी। गड्ढे की तह में सैलन थी और वहां एक अजीब सी बू महसूस हो रही थी। हालांकि गड्ढा खाली ही था, उसमें हमारे अलावा कुछ नहीं था। हमारे साथ ही अलबत्ता कुछ घास फूस और खुश्क पत्ते जरूर अंदर आ गिरे थे। हवास ठिकाने आते ही हम तीनों ने बैक वक्त एक दूसरे से यही पूछा कि किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई। गनीमत था कि तीनों के हाथ पांव सही सलामत दिखाई दे रहे थे। छोटी मोटी चोटों की उस वक्त हमें परवाह नहीं थी। हथियार हमारे हाथों से छूट गए थे, जिन्हें हमने फौरन उठाया और गड्ढे की दहाने की तरफ देखा, लेकिन वहां हमें कोई सर दिखाई न दिया। किसी ने अंदर झांकने की जहमत नहीं की थी। वो यकीनन इतने अहमक नहीं थे। उन्हें मालूम था कि गड्ढे में गिरने वालों को अगर अब गड्ढे के दहाने पर कोई खोपड़ी नजर आई तो उसमें से गोली भी गुजार सकते थे। गैर इरादी तौर पर हम तीनों भी उस कुछ कुएं की दीवार से चिपक गए। कोई ऊपर से हम पर भी गोलियों की बौछार कर सकता था और हम नहायत बेबसी की मौत मर सकते थे। वो गहरा गड्ढा हम तीनों की इज्तिमाई कब्र बन सकता था। ताहम ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से अधेड़ उमर कबाइल की आवाज सुनाई थी। वो नहायत संजीदगी से कह रहा था, ओहो बड़ा अफसोस हुआ, आप लोग गड्ढे में गिर गए। मालूम नहीं किस कमबख्त ने यहाँ ये ट्रैप बनाया हुआ था। खैर आप लोग घबराएं नहीं, हम अभी आपको निकालने के लिए अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आते हैं। उन्हें यकीनन ये तवक्को नहीं थी कि हम उनकी इस मकाराना मासूमियत पर यकीन कर सकते थे, लेकिन वो गालबन उसकी परवाह किए बगैर अपना किरदार अदा किए जा रहे थे। दूसरे लम्हे ऊपर से कुछ छा गया। शायद वो लोग वाकई कहीं चले गए थे। मालूम नहीं उनके मंसूबे का अगला मरहला क्या था। मुझे उस गधे वाले के बारे में सोचकर भी हैरत हो रही थी। हमें गड्ढे में गिरते यकीनन उसने भी देख लिया होगा, लेकिन क्या उसने कोई नोटिस नहीं लिया था? क्या वो इसी तरह दुनिया और जहान से बेनियाज अपने रास्ते पर बढ़ता चला गया था? उसे ये भी बायद नहीं था कि वो कुछ अजीब मखलूक लग रहा था। यह भी मुमकिन था कि उसे दोनों कबाइलियों ने डरा धमका कर भगा दिया हो, और यह भी मुमकिन था कि मैं उसके बारे में ख्वामख्वाह ही खुशफहमी में मुब्तला रहा हूँ। अब क्या करना चाहिए? कैथरीन सरगोशी में बोली। फौरन इस गड्ढे से निकलना चाहिए। मेरा ख्याल है वो हमें चूहों की तरह काबू में करने का कोई बंदोबस्त करने गए हैं और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने कहा, यह तो मुझे भी मालूम है कि हमें इस गड्ढे से निकलना चाहिए, लेकिन कैसे? कैथरीन बोली। गड्ढा तकरीबन 14-15 फुट कह रहा था। यह कुछ इतना ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं। मैंने अकड़ों बैठते हुए कहा, मिस्टर चार्ल्स आप मेरे कंधों पर अकड़ों सी हालत में बैठ जाइए। जल्दी कीजिए। मशीन पिस्टल वगैरह लिबास ही में छुपा लीजिए। आपको उठते वक्त दोनों हाथ कुएं की दीवार पर टिकाना पड़ेंगे। चार्ल्स ने मेरी हदायत पर अमल करने में खासी फुर्ती दिखाई और मेरे कंधों पर चढ़ बैठा। तब मैंने कैथरीन से कहा, तुम अब अपने पापा के कंधों पर चढ़ जाओ, लेकिन गड्ढे से सर निकालते वक्त जरा होशियार रहना। कोई गोली भी तुम्हारा इस्तेकबाल कर सकती है। कैथरीन किसी बंदर की सी फुर्ती से, बल्कि यूं कहना चाहिए कि बंदरिया की फुर्ती से बाप के कंधों पर चढ़ गई। वो समझ गई थी कि मैं बाजीगरों जैसा तरीका इख्तियार करना चाहता था, जिससे कम अज कम ऊपर वाला फर्द कुछ कोशिश करके निकल सकता था। खुसूसन कैथरीन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो आम सी लड़की नहीं थी। उसके लिए तो शायद गड्ढे के किनारों तक हाथ पहुंचाना ही काफी साबित होता। उन दोनों बाप बेटी का बोझ कंधों पर लिए मैं अपनी टांगों की मजबूती और ताकत को आजमाते हुए धीरे धीरे उठा। ये काम मेरे लिए ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। मेरे खड़े होने के बाद चार्ल्स भी हिम्मत करके दीवार पर हाथ टिकाते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं महसूस कर रहा था कि उसकी टांगें कांप रही थी। उसके लिए शायद अब सुबह वजूद बेटी का वजन भी काफी था। ताहम ये गनीमत था कि उसने तवाजुन खराब नहीं होने दिया। उसके कंधों पर कैथरीन तो खासी फुर्ती से खड़ी हो गई और उसके लिए न सिर्फ हाथ गड्ढे से बाहर ले जाना बल्कि सर भी निकाल लेना आसान साबित हुआ। ताहम उसने मेरी हदायत के मुताबिक नहायत आहिस्तगी से सर निकाल कर पहले चारों तरफ देखा, फिर वो सर नीचे झुकाते हुए तेज सी सरगोशी में बोली, अल्लाह का नाम लेकर निकल जाओ और गड्ढे के किनारे पर लेटकर अपने पापा का हाथ पकड़ने की कोशिश करो। मैंने कहा। फिर चार्ल्स को समझाया कि उसे कैथरीन का हाथ या उसकी लटकाई हुई कोई चीज थाम कर कुएं की दीवार पर पांव टिकाते हुए ऊपर चढ़ना था, ताकि कैथरीन के लिए उसे बाहर खींचना आसान हो जाए। कुएं की दीवार कच्ची और न हमवार थी। उस पर जगह जगह पांव मजबूती से टिकाया जा सकता था। कैथरीन ने एक बार फिर बंदरिया की फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए गड्ढे से निकल गई और उसके बाद भी खैरियत ही रही। कोई धमाका, कोई चीख सुनाई नहीं दी। लेकिन जब कैथरीन ने गड्ढे के किनारे लेटकर चार्ल्स का हाथ थामना चाहा तो उसमें कामयाब न हो सकी। उसका हाथ चार्ल्स के हाथ तक नहीं पहुंच सका था। ताहम उसने जल्दी से एक टूटी हुई शाख तलाश करके गड्ढे में लटकाई और दरमियानी खिलाफ पुर हो गया। चार्ल्स ने शाख पकड़ी और लर्जा तरसा किसी तरह गड्ढे से निकल ही गया। अब सिर्फ मेरा मसला बाकी था और मैं कुएं की तह में था। उसके पास कोई ऐसी रस्सी वगैरह नहीं थी जिसे वो नीचे लटका सकते, लेकिन कैथरीन को जितना सहारा मिल गया था इतना ही काफी था। वो मेरा मकसद समझ रही थी। उसका जहन और जिस्म दोनों तेजी से काम कर रहे थे। वो बाप की मदद से जल्दी से एक दरख्त की लंबी सी शाख तोड़ कर लाई। उन दोनों ने किनारे पर लेटकर शाख गड्ढे में लटकाई। खुशकिस्मती से मेरा हाथ उस तक पहुंच गया। मेरे लिए इतना ही सहारा काफी था।
मैंने गड्ढे की दीवार पर पांव जमाते हुए उस तरह चढ़ना शुरू किया कि अपना बेशतर वजन मैं खुद ही सहार सकूं और उन दोनों को ज्यादा दुश्वारी न हो। चलने में बाद मैं भी गड्ढे से बाहर था। उस काम में ज्यादा देर नहीं लगी थी और बाहर आने के बाद गोया यकीन भी नहीं आ रहा था कि चलने में पहले हम खासी मुश्किल में गिरफ्तार थे। मुश्किल ये थी कि उस किस्म के हालात में अगर जरा सी आसानी मुयस्सर आती थी तो वो मुझे काली इल्लत नहीं लगती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो कबायली किसी को बुलाकर लाना ही चाहते थे तो दोनों ही क्यों चले गए थे। उनमें से एक जा सकता था और दूसरा गड्ढे के करीब निगरानी के लिए मौजूद रह सकता था। मुझे शुबा महसूस हो रहा था कि उनमें से कोई करीब ही कहीं छुपा हमारी तमाम हरकत सुकनात का जायजा न ले रहा हो और ये सोचकर लुत्फ अंदोज ना हो रहा हो कि किसी भी लम्हे ट्रैगर दबाकर वो हमारी सारी उछल कूद यहीं रोक देगा, हमें हमेशा के लिए साख्त कर देगा। हम तीनों ने 3 मुख्तलिफ समतों में मुंह कर लिए और कंधे से कंधा जोड़ लिया। उस तरह हम तकरीबन हर तरफ का जायजा ले सकते थे। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जंगल का सकूत बरकरार रहा। किसी तरफ से कोई गोली ना आई और ना ही किसी ने हमें ललकारा। वो गधे वाला भी हमें कहीं दिखाई न दिया। अगर वो अपने रास्ते पर ही रवा दवा रहा था तो अब उसके नजर आने की उम्मीद भी नहीं रही थी, क्योंकि हम अपनी दानिश में उस तरफ वापस जा रहे थे जिधर से आए थे। जब कई मिनट तक कुछ न हुआ तो हमारे तने हुए असाब ढीले पड़ने लगे। ताहम कैथरीन की हैरत अब भी बरकरार थी कि आखिर वो दोनों कबायली गए कहाँ। वो तकरीबन सरगोशी में बोली, मेरी तो समझ में नहीं आया आखिर सोबक का प्लान क्या था। वो हमें किस तरह घेरना और सजा देना चाहता था। फिलहाल जिस्म को हरकत में रखना चाहता शुरू है, इसलिए दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। मैंने मशवरा दिया। वो शायद मेरे मशवरे के बारे में कोई इजहार ख्याल करने ही लगी थी कि अचानक कोई चीज हमारे करीब ही गिर कर फटी, लेकिन वो जोरदार नहीं था। लेकिन मैंने एहतियातन तेजी से जमीन पर गिरते हुए उस तरफ फायर भी कर डाला जिधर से मेरे ख्याल में कोई चीज फेंकी गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी चलाई हुई गोली किसी को लगी थी या नहीं, लेकिन मुझे यह एहसास जरूर हो गया था कि मैंने जमीन पर गिरकर गलती की थी। वो कोई ग्रेनेड नहीं था जो हमारे करीब फटा था। वो बेहोश कर देने वाली किसी नहायत ही सरीउल असर गैस का शेल था। अगर हमें जरा भी शुबा होता कि वो इस किस्म की किसी गैस का शेल होगा तो हमें तेजी से इधर उधर भागकर उसके असर से बचने की कुछ कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन जमीन पर गिरकर हमने गोया फौरन इन गैस को सांस के जरिए जिस्म में दाखिल कर लेने का बंदोबस्त कर लिया था। मैंने और कैथरीन ने फौरन ही उठकर एक तरफ को भागने की कोशिश की। उसे भी यकीनन एहसास हो गया था कि वो गैस कैसी थी, लेकिन हमें ताखीर हो चुकी थी। 2-4 सेकंड में ही वो जितनी मिकदार में हमारे फेफड़ों में पहुंच चुकी थी, इतनी ही हमारे हसाब को शल कर देने के लिए काफी थी। कैथरीन मुझसे भी पहले गिर पड़ी। मैंने दूधिया से धुएं के मरगोलों से निकलने की कोशिश की, लेकिन जहन और जिस्म ने मेरा साथ न दिया। मैं लड़खड़ा कर गिरा, फिर मुझे कुछ होश न रहा। मेरी आंख खुली तब भी मुझे अपने गिर्द दूधिया धुआं ही दिखाई दे रहा था। मेरे जिस्म गोया लोहे की तरह भारी हो गया था और अपनी जगह से हरकत के काबिल नहीं रहा था। लेकिन जुबान गोया धुनी हुई रुई का गोला सा बनकर मुंह में फंस गई थी। मैंने हाथ पांव हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन जुम्बिश देने में भी कामयाब न हो सका। ताहम दूधिया धुआं रफ्ता रफ्ता तहलील होने लगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो दूधिया धुआं मेरे तखय्युल की पैदावार था। दर हकीकत धुआं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने बेहोश होते वक्त आखिरी चीज वो धुआं हुई देखी थी। शायद इसलिए अब भी मुझे वही नजर आ रहा था। रफ्ता रफ्ता धुआं गायब होता गया और उसके दरमियान से मुझे एक चेहरा नमूदार होता दिखाई दिया। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मैंने अपने मुजहम्मल ज़हन पर जोर दिया तो याद आया कि वो सोबक का चेहरा था। वो मेरी तरफ देखते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मेरी आंखों की धुंधलाहट कुछ और कम हुई तो एहसास हुआ कि मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि उसके होंठ अजियत ज़दा अंदाज में खिंचे हुए थे और वो वहीं साग होकर रह गए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसकी आंखें जिंदगी के नूर से खाली थी। मैंने आंखें मलना चाही, लेकिन हाथों को हरकत न दे सका। तब मुझे एहसास होगा मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैंने आंखों को जोर से भींचकर दोबारा खोला तो मंजर मुझे कुछ और साफ दिखाई दिया। तब मुझे पता चला कि मेरे सामने सोबक मुकम्मल हालत में नहीं बैठा था। वो सिर्फ उसका कटा हुआ सर था जो लकड़ी के एक तख्ते पर रखा था। उसका धड़ गायब था। मैं खुद उस चौबी तख्त के करीब ही जमीन पर पड़ा था। कैथरीन और चार्ल्स भी मेरे करीब ही पड़े थे, लेकिन वो अभी बेहोश ही थे। तख्त के एक तरफ वही मफलूकुल हाल दहकान खड़ा था जिसे मैंने जंगल में गधे को हाँकते हुए ले जाते देखा था। वैसा मस्कीन और मकबूतुल हवास दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे से गोया कोई कंचली से उतर गई थी। उसकी आंखें किसी सांप की आंखें दिखाई दे रही थी। उसके पैरों में वह लंबी सी बोरी पड़ी थी जो मैंने उसे गधे पर लादे ले जाते हुए देखा था। उस वक्त उस बोरी का मुंह खुला था। उसने झुककर बोरी के एक कोने पर पांव रखकर दोनों हाथ अंदर डालकर कुछ खींचा। दूसरे लम्हे एक इंसानी धड़ बाहर आ गया। मेरे लिए अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि वो सोबक का धड़ था। दहकान ने धड़ भी उठाकर तख्त पर डाल दिया और सीधा खड़ा हो गया। अब उसकी कमर में कोई खम वगैरह नजर नहीं आ रहा था। इसे किसने हलाक किया है? मैंने हईफ सी आवाज में पूछा और सोबक की सर बुरीदा लाश की तरफ इशारा किया। उसे उसकी हमाकतों ने हलाक किया है। दहकान ने साफ सुथरी अंग्रेजी में खनकदार लहजे में जवाब दिया। तुम कौन हो? मैं बड़ी दुश्वारी से अपनी जुबान को हरकत दे रहा था। मुझे तुम अपना खादिम ही समझो। ज्यादातर लोग मुझे हमान के नाम से जानते हैं।
उसने सफाकाना सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मेरे जिस्म में जो थोड़ी बहुत जान आई थी वो भी गोया दोबारा निकल गई। एक लम्हे के लिए गोया मैंने अपने आप को उस उम्मीद से बहलाने की कोशिश की कि शायद ये कोई डरावना ख्वाब था जिसे जल्द बदेर आखिरकार खत्म हो जाना था, लेकिन दिल बेईमान इस बहलावे में ना आया। अंदर ही अंदर कुछ सरकोशी कर रहा था कि हकीकत वही थी जो इस वक्त मेरी आंखें देख रही थी। उस शख्स को हमने जंगल में अपने मुतवाजी चलते देखा था और उस वक्त हमें गुमान भी नहीं गुजरा था कि वो हमान था। उसके गधे पर जो लंबी सी बोरी लदी हुई थी उसमें सोबक की सरबुरीदा लाज थी जिसकी अब वो गोया नुमाइश कर रहा था। सोबक ख्वाह कैसा ही आदमी था और गुज़िश्ता रोज उसका रवैया ख्वाह कैसा ही रहा था, उसके बावजूद उस वक्त मुझे उसका कटा हुआ सर लकड़ी के तख्त पर रखा देखकर सदमा पहुंचा था। वो शख्स जिसने न जाने कैसे कैसे मजबूत हिफाजती इशारों में रहने वाली हस्तियों को राह अदम दिखाई थी, खुद कैसी खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गया था। हमान यकीनन उसका उस्ताद साबित हुआ था। इस दुनिया में हर शेर के लिए सवा शेर मौजूद था। मेरी गहरी नजर से हमान का जायजा लिया हुआ एक पस्त कद शख्स था और उम्र चोर मालूम होता था। शायद उसकी उम्र 40 के करीब हो, लेकिन वो मुश्किल 30 का नजर आता था। उसकी शख्सियत में उसके सिवा कोई भी काबिल जिक्र खसूसियत नहीं थी कि चेहरे मोहरे और आंखों से वो बेपनाह शातिर और फुर्तीला नजर आ रहा था, लेकिन अपनी इस खसूसियत को भी शायद वो जरूरत पड़ने पर नहायत कामयाबी से छुपा लेता था। क्योंकि जब हमने उसे जंगल में गधा हाँकते आते देखा था तो उसके चेहरे पर या उसकी आंखों में मकारी खवासे या फुर्ती की कोई झलक दिखाई नहीं दी थी। वो वाकई एक सुस्त और मस्कीन किस्म का मजदूर दिखाई दिया था। शायद उसकी बेज़रर और नहायत आम सी नजर आने वाली शख्सियत थी उसकी सबसे बड़ी सरमाया थी। वो कहीं भी आम आदमियों की भीड़ में उस तरह गुम हो सकता था कि शायद कोई उस पर एक नजर डालने के बाद दूसरी नजर डालने की जहमत न करता। कैथरीन और चार्ल्स भी धीरे धीरे होश में आ रहे थे। मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी जगह साख लेटा होने के बावजूद अपनी रगे पैर में फैलती हुई यकबस्तगी किसी तरह दूर कर सकूं। हमान बिलाशुबा ऊंचा फनकार था। वो मुझे ऐसे शाक प्रूफ शख्स को भी अच्छा खासा शाक पहुंचाने में कामयाब रहा था। उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी और मूंछों के दरमियान पतले पतले सपाक होंठों पर खेलती हुई खफीफ सी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो खुद भी इस सूरत हाल से खासा लुत्फ अंदोज हो रहा था। मुझे मुख्तलिफ कौमों के अफराद को चेहरे मोहरे से पहचानने का कोई खास तजुर्बा नहीं था। वैसे भी बहुत सी कौमों के अफराद की शक्लें और नैन नक्श आसानी से एक दूसरे में गडमड हो सकते हैं। उसके बावजूद न जाने क्यों मुझे हमान के चेहरे में एक यहूदी की झलक दिखाई थी। उसकी शक्ल और सूरत का मजमूई तौर पर मुझ पर जो तासुर मुरतब हो रहा था उसे मैं यहूदियत के सिवा कोई नाम नहीं दे सका। वो दोनों कबायली जिन्हें हम सोबक के आदमी समझे थे उस वक्त कमरे के दो मुख्तलिफ गोशों में लकड़ी की टूटी हुई पेटियों पर बैठे थे। दोनों की गोद में गन्ने थी। वो बिल्कुल बेपरवाह और सूरत हाल से कुछ लाताल्लुक से नजर आ रहे थे। हम उस वक्त जिस कमरे में मौजूद थे वो गालबन किसी साल खोरदा चौबी कैबन का हिस्सा था। उसका फर्श भी लकड़ी के तख्तों का था जो जगह जगह से गल रहे थे। कैबन का दरवाजा नीम शकिस्ता था लेकिन बंद था। वहां गर्मी या घुटन का एहसास नहीं हो रहा था। शायद जब मेरे अंदर फैली हुई यकबस्तगी का कमाल था। तुम यकीनन अफजल चौधरी हो, मुझे तुमसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। वो पहले ही की तरह शाइस्ता अंग्रेजी में खनकदार लहजे में बोला। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे हमारी मुलाकात किसी 5 स्टार होटल में डिनर पर हो रही हो और नहायत तहजीब और शाइस्तगी से अपने जज्बात का इजहार कर रहा। मैंने कोई जवाब न दिया। मैं उस वक्त गैर महसूस तरीके से योगा की मश्क के जरिए अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करने की कोशिश कर रहा था। कैथरीन और चार्ल्स भी होश में आ चुके थे और आंखें पिटपिटा रहे थे। कैथरीन की हालत बहरहाल चार्ल्स से बेहतर नजर आ रही थी, लेकिन सोबक की लाश देखकर उसे भी यकीनन जोरदार झटका लगा था। हालांकि गुज़िश्ता रोज से तो वो उसकी सूरत देखने की भी रवादार नहीं रही थी। तुम हमान हो? वो फंसी फंसी सी आवाज में बोली। बेशक खातून, आपने ठीक पहचाना। हमान नहायत मोदमाना अंदाज में सीने पर हाथ रखकर जरा झुकते हुए बोला। सोबक तुम्हारे हत्थे कैसे चढ़ गया? ये सवाल गोया कतई गैर इरादी तौर पर यकदम कैथरीन के होंठों पर आ गया। उसका लहजा फिलहाल किसी मरीज की तरह से मुशाबा था। चारों तरफ देखने ही पर इक्तिफा किए हुए था। हमान ने कुछ इस तरह हल्का सा कहका लगाया कि आवाज उसके हल्क में ही घूमती महसूस हुई। वो गोया उस सवाल से या फिर शायद उस सूरत हाल को याद करके लुत्फ अंदोज हुआ था जिसमें सोबक उसके हत्थे चढ़ा था। सोबक खुद ब खुद मेरे हत्थे नहीं चढ़ा था खातून, उसने अपने मखसूस शाइस्ता अंदाज में जवाब दिया। इसके लिए मुझे कुछ कोशिश नहायत तेजी से कुछ मनसूबाबंदी करना पड़ी थी। हर काम को करने के कई तरीके होते हैं, कोई ना कोई तरीका कारगर हो ही जाता है। सोबक कबायली आदमी था। मैंने उसे सजा देने के लिए भी नहायत कदीम तरीका ही मुंतखब किया। मैंने सोचा शायद इस तरह उसकी रूह आलम बाला पर ज्यादा मुतमिन और मसरूर रहेगी। उसने झुक कर तख्त पर जरा पीछे की तरफ पड़ी हुई कोई चीज उठाई। वो चापर से मुशाबा चौड़ी फल की नहायत भारी भरकम तलवार थी। ऐसी तलवार शायद पुराने वक्तों में शाही जल्लाद मुजरमों का सर कलम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उस तलवार पर अब भी खून लगा नजर आ रहा था जो खुश्क हो चुका था। वो तलवार को चेहरे के करीब लाकर बगौर उसका जायजा लेते हुए तमानियत से मुस्कुराया, लेकिन फिर मुतासफाना से अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, कम अज कम सोबक को अपने एक हम पेशा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसा नहीं करना चाहिए था? कैथरीन गैर इरादी से अंदाज में पूछा। हमान ने मगमूम से अंदाज में सर हिलाया, गोया उसे सवाल से सदमा पहुंचा।
फिर वो तलवार वापस तख्त पर रखते हुए बोला, मिस कैथरीन, इस हद तक मसनूई सादगी, मासूमियत और भोलापन अच्छा नहीं होता। आप लोगों से बेहतर कौन जानता है कि स्योबक ने क्या किया। मैं अपना काम कर रहा था। आप लोगों का तो मुझे रोकने की कोशिश करना समझ में आता है, लेकिन इस बदबख्त स्योबक को आपके साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़े होने की क्या पड़ी थी। मुझे यकीन है कि मिस्टर चार्ल्स या किसी और को स्योबक ही ने खबरदार किया होगा कि लेडी डायना के कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। उसने तस्दीक तलक नजरों से चार्ल्स की तरफ देखा, लेकिन चार्ल्स बददस्तूर आंखें पिटपिटाता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगर उसके हवास सही तौर पर काम करने भी लगे थे तो वो उसका इजहार नहीं कर रहा था। एक लम्हे के तवक्कुफ से हमान बोला, ये अपने पेशे से गद्दारी थी। स्योबक बेशक मुझे नहीं जानता था, कभी मुझसे नहीं मिला था, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन इसे मेरे पेशे के बारे में मालूम था। यूं हम एक ही नादीदा जंजीर में बंधे हुए थे। इस किस्म के पेशों से ताल्लुक रखने वालों की आंख में एक दूसरे के लिए शर्म और लिहाज होना चाहिए। वो एक दूसरे की मदद न कर सके तो कम अज कम उन्हें एक दूसरे की जड़ें नहीं काटनी चाहिए। हमान का लेजा इखलाकियात के किसी मुबल्लग का सा हो गया था। मैं बस एक टुक उसकी तरफ देखे जा रहा था। कमबख्त थिएटर का कोई बहुत मजा हुआ अदाकार मालूम होता था और यकीनन काफी सितम जरीब भी वाक़ हुआ था। फिर वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, इससे पहले मेरा कोई मंसूबा नाकाम नहीं हुआ। शायद इसलिए मुझे नाकामी का मुंह देखने की आदत ही नहीं रही। कभी इस इम्कान को जहन में रखने का ख्याल नहीं आया कि मेरा मंसूबा नाकाम हो सकता है। इसलिए इस अहम कॉन्ट्रैक्ट में नाकाम रहने का सदमा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मिस्टर अफजल चौधरी, मेरी साख तबाह होगी, मुस्तकबिल तारीख हो गया है। बहुत ही बड़ी रकम सर्फ करके मैंने हाल ही में एक नेटवर्क कायम किया था, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। मुझे दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में कई बहुत ही अहम कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ डूब गया। मिस्टर चौधरी, दुनिया वाकई तरक्की कर रही थी। कत्लो गारत भी एक कारोबार, एक इंडस्ट्री बन गया था। उसके लिए भी फलने फूलने और नेटवर्क कायम करने के तज़किरे संजीदगी से किए जाते थे। इसमें साख खराब होने का अफसोस किया जा रहा था। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो ड्रामाई से अंदाज में स्योबक के कटे हुए सर की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी तबाही का असल जिम्मेदार तो यही शख्स था। फिर इसकी उंगली ड्रामाई अंदाज में ही मेरी तरफ घूम गई, लेकिन अगर तुम मौजूद ना होते तो स्योबक की सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती। तुमने इन आखिरी लम्हों में अपनी जान पर खेलकर मेरे मंसूबे को नाकाम बना दिया। तब से मैं हैरान था कि आखिर तुम कौन हो, दुनिया की कौन सी खुफिया एजेंसी से तुम्हारा ताल्लुक है। फिर मुझे मालूम हुआ कि तुम पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन हो। तो मैं और भी ज्यादा हैरान हुआ। बिजनेसमैन तुम जैसे तो नहीं होते मिस्टर चौधरी। शायद मैं गलती से बिजनेसमैन बन गया हूँ। मैंने आहिस्तगी से कहा, तुम्हें किसने मेरे बारे में बताया? स्योबक ने। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, वो और उसके चंद आदमी गाँव से आते वक्त मेरे और मेरे आदमियों के हत्थे चढ़ गए। मैं उनका हिसाब बराबर करने के लिए उसकी घात में था। मैं हिसाब बराबर करने में देर नहीं करता। स्योबक ने जिंदगी के आखिरी लम्हों में मुझसे बड़ा ताउन किया, उसके लिए मैं इस बेचारे का शुक्रगुजार रहूंगा। मैंने जो कुछ उससे पूछा उसने ठीक ठीक जवाब दिया। तुम लोगों के बारे में जो कुछ भी उसे मालूम था मुझे बता दिया। वो रुक्का भी उसी ने लिखा होगा जो हमें यहाँ लाने का सबब बना। मैंने तस्दीक चाही। बेशक, हमान ने तमानियत से सर हिलाया। मैं कुछ जालसाजी करना नहीं चाहता था। जब स्योबक हर तरह से ताउन कर रहा था तो मुझे कोई कच्चा काम करने की जरूरत क्या थी। जिंदगी की आस बड़ी बुरी चीज होती है मिस्टर चौधरी। जान बच जाने की आस पर इंसान आखिरी लम्हे तक हर काम करने के लिए तैयार रहता है। स्योबक को भी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आस रही कि शायद मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। तुमने उसके आदमियों को भी हिलाक कर दिया। मैंने पूछा। जाहिर है मैं उन्हें खातर तवाज़ो के लिए साथ तो नहीं रख सकता था। वो यूं ही बेवकूफ़ी से कबायली थे, मेरे लिए दुश्वारियां पैदा कर सकते थे। उसने बेपरवाही से कहा, फिर अपने आदमियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये उन्हीं के लिबास तो पहने हुए खड़े हैं। कुछ लोग बाहर भी हैं जो इन्हीं के लिबासों में हैं। स्योबक का लिबास मैं खुद पहनना चाहता था, लेकिन फिर मुझे एक चरवाहा मिल गया जिसके पास एक गधा भी था। मुझे अपने काम के लिए वो ज्यादा मौजूद नजर आया। तुम ऊंचे दर्जे के कातिल के बजाय निचले दर्जे के कोई ड्रामाबाज मालूम होते हो। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप को पहले की तरह तवाना महसूस करते हुए कहा। उसके चेहरे पर कदरे तकलीफ के आसार उभर आए। तुम मुझे ड्रामाबाज जरूर कहो, लेकिन निचले दर्जे का मत कहो। मैं अगर आला दर्जे का कातिल न होता तो यकीनन आला दर्जे का अदाकार हदायतकार होता। मैंने लेटे ही लेटे तवील और इस कमरे में नजर दौड़ाने की कोशिश करते हुए पूछा, स्योबक के आदमियों की लाशें कहाँ हैं? वो गैर अहम लाशें थी। हमने उन्हें जंगल में इधर उधर फेंक दिया था। आखिर दरिंदों और परिंदों वगैरह को भी तो पेट भरना है ना। स्योबक की लाश अलबत्ता अहम थी, इसे मैं खुद उठाए फिर रहा था। काश मुझे रेड इंडियंस की तरह खोपड़ी सुकेड़ने का नुस्खा मालूम होता तो मैं जरूर इसकी खोपड़ी को फतेह की यादगार के तौर पर अपने पास रखता। हमारे बारे में तुम्हारे इरादे क्या है? मैंने पूछा। गो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस सवाल का सही जवाब देगा, लेकिन उससे कुछ बाइद भी नहीं था। इस वक्त उसकी खुद एतमादी हद से ज्यादा बड़ी हुई थी। वो सूरत हाल से खूब लुत्फ अंदोज हो रहा था। दूसरी बातें भी काफी हद तक सही बता रहा था। एन मुमकिन था इस सवाल का जवाब भी सही दे देता और हमारी कैफियत से मजीद लुत्फ अंदोज होता।
हमारे हाथ पांव दोनों ही सख्ती से बंधे हुए थे और मैं खासी तकलीफ की हालत में तिरछा सा फर्श पर पड़ा था। हाथ पुष्ट पर बंधे थे और वो मेरे नीचे ही तकरीबन छुपे हुए थे। कैथरीन और चार्ल्स की हालत भी मुझसे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। चार्ल्स के चेहरे से तकलीफ के अलावा मायूसी का भी इजहार हो रहा था, जबकि कैथरीन का चेहरा सपाट था। मैं गैर महसूस तौर पर जोर आजमाई करके देख चुका था। मुझे अपने हाथों की बंदिशें खुलती या ढीली होती महसूस नहीं हुई थी। ज्यादातर जोर आजमाई करने पर शायद कोई फर्क पड़ता, लेकिन उन लोगों की आंखों के सामने मैं पूरी तरह जोर आजमाई भी नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में सफाक सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और धीरे धीरे उसके होंठों तक आ गई। जवाब देने से पहले उसने बतौर खास कैथरीन का गहरी नजरों से सरतापा जायजा लिया। वो कुछ इस तरह आड़ी तिरछी पड़ी थी कि उसके हसीन नशीब व फराज कुछ और नुमाया हो गए थे। ऊपर से उसका सुर्ख भड़कीला लिबास भी जगह जगह से फट चुका था। हालात की संगीनी अपनी जगह थी और उसके सरापा की हशर खेजी अपनी जगह। उस शिकस्ता हाली में भी वो किसी कयामत से कम नहीं थी, खुसूसन अमान के लिए, क्योंकि वो उस वक्त मास्टर ऑफ सिचुएशन था। सब कुछ उसके हाथ में था। वो हर बात से लुत्फ अंदोज हो रहा था और मजीद हो सकता था। वो एक उंगली से धीरे धीरे नाक मसलते हुए बोला, तुम दोनों के बारे में बड़ी उलझन में हूँ। अभी तक मैंने फैसला नहीं किया कि तुम्हें किस तरह हलाक किया जाए। गोली मार देना तो कोई बात ना होगी। तलवार से गर्दन कलम करने का तजुर्बा मैं सेवक पर कर चुका हूँ। मसला ये भी नहीं है कि मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा अजियत देकर हलाक करना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ज़हनी तौर पर बीमार नहीं हूँ, बहुत ज्यादा अजियत पसंद नहीं हूँ। खुसूसन अपने काबू में आए हुए अफराद को ज्यादा अजियतें देना मेरा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कत्ल के तरीकों में कुछ वैरायटी हो, कुछ तनु हो। मुश्किल ये है कि यहाँ हमें ज्यादा सहूलतें और ज्यादा साजो सामान मुयसर नहीं है। पता तुम लोगों को ठिकाने लगाने के काफी मतनू तरीके इख्तियार किए जा सकते थे। मैं उस वक्त अपने आप को पुरस्कून रखने और रिहाई की किसी तदबीर के सिलसिले में जहन लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस लम्हे मेरा बड़ी शिद्दत से दिल चाहा कि किसी मौजे के तहत मेरे हाथ पाबंदिशों से आज़ाद हो जाएं और मैं नताइज की परवाह किए बगैर इस उल्लू के पट्टे पर टूट पड़ूं, और अगर मरना मुकद्दर में हो तब भी मरने के से पहले इसकी गर्दन तोड़ने की एक भरपूर कोशिश कर सकूं। लेकिन महज सोचने और ख्वाहिश करने से बंदिशें नहीं खुलती, और मुझ जैसे गुनहगार को मौजों की उम्मीद भी कम ही रखनी चाहिए थी। हमान बात जारी रखते हुए बोला, मैंने एक बार एक दस्तावेजी फिल्म में एक शख्स को बिजली की कुर्सी पर मौत की सजा पाते देखा था। मुझे वो मंजर बहुत दिलचस्प लगा था। मेरा दिल चाहता है कि कभी मैं खुद अपने हाथों से किसी को बिजली की कुर्सी पर बिठाकर मौत की सजा दूं। लेकिन उसने एक ठंडी सांस ली। अफसोस, इस जंगल में तो बैठने के लिए आम कुर्सी भी दस्तयाब नहीं, बिजली की कुर्सी तो बहुत दूर की बात है। काश मैं तुम्हारे मजबूत और वर्जिशी जिस्म को और मिस कैथरीन चार्ल्स के मरमरी पैकर को बिजली के झटकों के साथ टेढ़ा मेढ़ा होते और नीला पड़ते देख सकता। कभी कभी फुर्सत में बैठकर आंखें बंद करके याद करने के लिए ये एक उम्दा नजारा होता। उसका दावा था कि वो अजियत पसंद नहीं था, लेकिन उसके अल्फाज के पीछे यकीनन एक अजियत पसंद बोल रहा था। ताहम वो जरा मुख्तलिफ किस्म का अजियत पसंद था। वो मुतासफाना से अंदाज में दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, अब तुम ही बताओ, इस जंगल में, इस बेसरोसमानी के आलम में भला तुम तीनों को हलाक करने के सिलसिले में क्या वैरायटी पैदा की जा सकती है। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। बेबसी का एहसास कुछ बढ़ता जा रहा था। एक लम्हे की खामोशी के बाद बोला, वैसे यहाँ करीब ही एक कुआं मौजूद है। पहले मैंने सोचा था तुम तीनों को रस्सी से उल्टा लटकाकर भारी भारी कुएं में उतारा जाए, लेकिन कुआं काफी गहरा है। मैं तुम लोगों की कैफियत कुछ ज्यादा सही तौर पर नहीं देख सकूंगा। उसे खामोश होकर गोया मेरे तासुरात का जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन मेरा अंदाजा यही था कि मैं अपना चेहरा सपाट रखने में कामयाब रहा था। कैथरीन ने भी किसी तासुर का इजहार नहीं होने दिया था। अलबत्ता चार्ल्स के चेहरे से तकलीफ का इजहार हो रहा था, लेकिन ये तकलीफ यकीनन हमान के अल्फाज की वजह से नहीं थी, बल्कि वो बंधे हुए हाथ पैरों के साथ फर्श पर पड़े पड़े जिंदगी से बेजार हो रहा था। एक लम्हे की खामोशी के बाद हमान बोला, चुनाचे फिलहाल मैंने नहायत कदीम और नहायत सीधे सादे तरीके पर इक्तिफा करने का फैसला किया है। यह नहायत मामूली सी रस्सी का फंदा बारी बारी तुम तीनों के गले में डालकर तुम्हें दरख्त से लटकाकर फांसी दे दी जाए। तुम लोगों को अपनी सजाए मौत के इस तरीके पर कोई एतराज तो नहीं है। उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे पूछ रहा हो कि फलां सफर पर जहाज के बजाय ट्रेन से जाने पर आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है। कबीर अपनी पोजीशन से कुछ ज्यादा ही लुत्फअंदोज हो रहा था। लेडी डियाना को कत्ल करने के सिलसिले में उसने जिस तरह जिक्र उठाई थी, शायद अब उसके जवाब में नफ्सियाती तौर पर भी तस्कीन हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हम तीनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, हत्ता कि मैंने भी उसके बचकाना और अहमकाना सवाल के जवाब में कोई आहानत आमेज बात करके उसे मजीद चढ़ाने की कोशिश नहीं की। शायद मेरी तरह उस वक्त कैथरीन और चार्ल्स के जहन भी कहीं और उलझे हुए थे। सच्ची बात यह थी कि पहले मुझ पर कुछ मायूसी और इज़्मेलाल सा तारी होने लगा था, गो कि उससे कबल भी जिंदगी में बारहा ऐसे मौके आए थे जब मुझे जिंदगी से मायूस हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने मायूसी को करीब नहीं भटकने दिया था और किसी न किसी गैबी इमदाद के यकीन से खुद को संभाले रखा था। और शायद इस यकीन ही का करिश्मा था कि किसी न किसी बहाने सूरत हाल पलट जाती थी। लेकिन आज मैंने हकीकतन अपने आप को मजबूर सा पाया था। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश भी की थी कि मायूस आदमी दर हकीकत दोहरी मौत मरता है।
उसे गोया मरने से पहले ही मौत आ जाती है। ये सब कुछ सोचने के बावजूद मेरे जिस्म में जोशो खरोश की वो लहर नहीं दौड़ी थी जो बरसात को उलट देने में मेरी मदद करती थी। मगर जब उसने हमें रस्सी से दरख्त में लटका कर फांसी देने की बात की तो न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। मायूसी की बर्फ कुछ पिघलती हुई सी महसूस हुई। अंधेरे में कोई किरण सी नजर आने लगी थी। ये भी कोई हैरत अंगेज ही तजुर्बा था। उसने हमें कोई खुशखबरी तो नहीं सुनाई थी। इससे पहले मैं यही समझ रहा था कि वो इस बेबसी के आलम में हमारी खोपड़ियों में महज एक एक गोली उतार कर हमारा किस्सा पाक कर देगा। लेकिन बेशतर कातिल चूंकि फितरी तौर पर अजियत पसंद होते हैं, लंबे चक्रों में पड़ जाते हैं, वो भी लंबे चक्रों में पड़ गया था। हमें उस तरह फांसी देने के लिए उन्हें यकीनन कुछ तरद्दुद करना पड़ता। बेशक हमारे हाथ पांव बंधे हुए थे, लेकिन हम कोई नन्हे मुन्ने बेजान खिलौने भी नहीं थे जिन्हें नहायत आसानी से उठाकर दर्द से लटका दिया जाता। इस हालत में भी थोड़ा बहुत तो हिलजुल सकते थे। मैं अगर मरने से पहले टक्कर मारकर उनमें से किसी की नक्सीर भी फोड़ने में कामयाब हो जाता तो बड़ी तमानियत के आलम में इस दुनिया से रुखसत हो जाता। मेरी खुशी की वजह महज इतनी ही थी। अचानक बाहर दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई दी। हमान के तासुरात यकदम ही बदल गए। एक लम्हा पहले तक वो इंतहाई मुतमिन व मसरूर नजर आ रहा था। उसकी खुद एतमादी की कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन यकदम ही वो एक फिक्रमंद चूहा नजर आने लगा। उसने चीख कर किसी को पुकारा और किसी नाकाबिले फहम जुबान में कुछ पूछा। एक झाड़ झंकार से चेहरे ने दरवाजे से झांका और उसी जुबान में कुछ जवाब दिया जो कम अज कम मेरे लिए नाकाबिले फहम थी। कमरे में हमान के 2 आदमी मौजूद थे। वो भी उछल कर उठ खड़े हुए। झाड़ झंकार चेहरे की बात सुनते ही वो तीनों तेजी से कमरे से निकल गए। उन्होंने हमारे बारे में मजीद कोई एहतियाती तदाबीर करने की जरूरत महसूस नहीं की थी, शायद इसलिए कि हम तो पहले ही सरतापा एहतियाती तदाबीरों ही में जकड़े हुए थे। जिनके हाथ पांव रस्सियों में जकड़े हों उनके बारे में मजीद एहतियाती तदाबीर की क्या जरूरत थी। हमान तो शायद एक लम्हे के लिए भी हमें भूल ही गया था। वो कुछ इस तेजी से कमरे से निकला था जैसे कमान से निकलता हुआ तीर। उसकी फुर्ती पर मैं कदरे हैरान हुए बगैर नहीं रह सका था। दूसरे लम्हे बाहर से फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने गहरी सांस लेकर चार्ल्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक थी जैसे चोरी छुपे दूध पी जाने के बाद बिल्ली की आंखों में होती है। वह उम्र में मुझसे खासा बड़ा था और 30-32 साल की एक लड़की का बाप था, लेकिन अब मैं उससे दोस्ताना अंदाज में ही बातचीत करने लगा था। एहतराम और तकल्लुफात को मैंने बालाए ताक रख दिया था। क्या बात है, आने से पहले कुछ काम दिखाए थे क्या? मैंने पूछा। हाँ, आते आते मैंने एक खास आदमी को बता दिया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। आते वक्त तुम लोगों को सफीर के मकान से बाहर भेजने के बाद मैं अंदर एक फोन करने गया था। काम का आदमी है वो, शायद वो अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुँच गया है और उसने हमारा सुराग भी लगा लिया है। लेकिन क्या उसने आते ही अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी है? एक तरफ तो तुम्हारा वो काम का आदमी हमारा काम तमाम भी कर सकता है। मैंने फायरिंग की आवाज़ों से कुछ अंदाजे लगाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, वो बहुत तजुर्बेकार आदमी है। जो कुछ करेगा सोच समझ कर करेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। चार्लो जो सबसे ज्यादा परेशान था, अब यक बयक ही उसके लहजे में सबसे ज्यादा खुशी छलकने लगी थी। हजरात, क्या आप दोनों बराहे मेहरबानी मेरी तरफ कुछ तवज्जो फरमाएंगे? कैथरीन की धीमी सी आवाज सुनाई थी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अगर मैं उस वक्त फर्श में बंधा हुआ ना पड़ा होता तो यकीनन हैरत से उछल पड़ता। वो तकरीबन उसी पोजीशन में पड़ी थी जिसमें मैंने उसे चंद लम्हे पहले देखा था। अब उसका एक बाजू हवा में बुलंद था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई डूबता हुआ शख्स किसी को मदद के लिए पुकारने और अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा हो। यानी उसने अपना हाथ बंदिशों से आजाद करा लिया था।